बोलिए भारत माता की, भारत माता की। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की, सतारा की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की सर्वाना मनःपूर्वक नमस्कार। मला महाराष्ट्रात आल्यावर असे वाटते की मी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक मावळा आहे आणि मला याचा अभिमान नाही, गर्व आहे। सचमुच पे इस पवित्र धरती पर आकर मैं धन्य हो गया। अहोभाग्य है आज आपसे बात करने का मौका मिला है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित वो जिनका आज जन्मदिन है। अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। हमारे लोकप्रिय नेता 13वें वंशज श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के मैं उनको प्रणाम करता हूं। आदरणीय श्रीमान उदयन राजे भोसले जी, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। वैसे तो मेरे मित्र कह चुके हैं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आप यशस्वी हो, आप शतायु हो और यहाँ की जनता की ऐसी सेवा करें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सारे संकल्प पूरे होते चले जाएं। और आज मैं ही बधाई नहीं दे रहा, कैसी सुंदर चांदनी, चार चंद्र की चंचल किरणें। देखिए चंद्रमा भी जैसे आशीर्वाद की वर्षा कर रहा है अपनी चांदनी के द्वारा। हमारे मित्र खासदार राज्यसभा के जिनका भाषण हमने सुना, आदरणीय धनंजय जी महाडिक, हमारे विधायक साथी, मैं धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश आप चुनाव प्रचार के लिए आए थे, जय कुमार जी, आदरणीय मदन दास भोसले जी, अतुल जी, आदरणीय हमारी बहन प्रियाबाई ताई सिंधे जी, आनंद राव जी, मनोज जी, रामकृष्ण जी, अगर क्षमा करें तो मंच पर बैठे हुए हमारे सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और नीचे भी कम महत्वपूर्ण लोग नहीं बैठे हैं। मेरे प्रिय कार्यकर्ता भाइयों बहनों और यहाँ की जनता जनार्दन को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। मित्रों, आज मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो संकल्प लिया था हिंदवी स्वराज की स्थापना की, उस संकल्प को आज कहते हुए गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी पूर्णता की तरफ ले जा रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए, 500 साल पहले का कलंक था। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर विशाल और भव्य मंदिर था। मंदिर तोड़ा था बाबर ने और वहां बाबरी मस्जिद बनाई थी। तब से संघर्ष चल रहा था, तब से संघर्ष चल रहा था। एक ने कई पीढ़ियां खप गई। हम कितने नारे लगाते थे, कितने लोग ये कहते कहते बलिदान हो गए कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और तब वो लोग जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, भगवान राम तो हुए ही नहीं, ये तो काल्पनिक है, वहां मंदिर मत बनाओ, वहां तो टॉयलेट बना दो, ये कहने वाले लोग उस समय हमसे पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज गर्व है मुझे कहते हुए कि 22 जनवरी को मोदी जी के नेतृत्व में भगवान श्री राम दिव्य और भव्य मंदिर में विराजित हो गए। एक महासंकल्प पूरा हो। क्या कोई सोचता था, क्या कोई सोचता था कि ऐसा पवित्र दिन भी एक दिन आएगा? मेरे मित्रों, कांग्रेस ने और बाकी लोगों ने कितनी बाधाएं पैदा करने की कोशिश की, एक संकल्प पूरा हुआ। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, ये यात्रा निकाल रहे हैं,
कभी न्याय यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा। जो भारत को जानते ही नहीं है राहुल बाबा, राहुल गांधी को यह पता नहीं कि गेहूं की बाल ऐसी लगती है कि ऐसी लगती है। एक बार मध्य प्रदेश में कह रहे थे गन्ना, ये जो गुड़ है गन्ने के नीचे लगता है कि गन्ने के ऊपर लगता है। ये इनका ज्ञान है देश के बारे में। ये देश नहीं जानते, देश की संस्कृति नहीं जानते, परंपराएं नहीं जानते, जीवन मूल्य नहीं जानते, यहाँ के महापुरुषों को नहीं जानते। ये देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे कांग्रेस ने तो हमारे देश का इतिहास भी गलत ढंग से पढ़ाने का पाप किया है, गलत ढंग से पढ़ाने का पाप किया है। आजादी के बाद तुमने क्या पढ़ाया? छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं पढ़ाया, महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाया, तुम पढ़ाते थे अकबर महान। अकबर महान हो गए, औरंगजेब के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। आजादी की लड़ाई का इतिहास भी हिंदुस्तान को गलत पढ़ाने का पाप किया तो कांग्रेस ने किया। हमें पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी ने दिलाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। महात्मा गांधी जी के योगदान को कोई अस्वीकार नहीं करता। बापू विश्व बंद है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन कांग्रेस भूल गई नाना साहब पेशवा को, भूल गई वासुदेव बलवंत फड़के को, भूल गए तात्या टोपे को, भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, रास बिहारी बोस को, लोकमान्य तिलक को, चंद्रशेखर आजाद को, शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, सुखदेव जी को, राजगुरु को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। आजादी के इतिहास तुमने गलत पढ़ाया हिंदुस्तान को। और देश को तोड़ने वाले कौन थे? इस महान भारत को तोड़ा कौन ने? मेरे भाई और बहनों, सतारा वालों, जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश का विभाजन स्वीकार करने का पाप किया था। आजादी तो मिली लेकिन अखंड भारत नहीं मिला। भारत तोड़ दिया गया, भारत बांट दिया गया। मेरा मन तकलीफ और दर्द से भर जाता है। अरे इस भारत में भगवान राम के पुत्र लव द्वारा बसाया हुआ लाहौर कहाँ है? पंचनद का प्यारा पंजाब केवल 2 नदियों का पंजाब बन के रह गया। कहाँ है रावी, कहाँ है सतलज, कहाँ है झेलम, कहाँ है ब्यास, कहाँ है चिनाव, कहाँ है ननकाना साहब, कहाँ है लड़काना साहब, कहाँ है मलमल वाला ढाका, कहाँ है हिंगलाज और कहाँ है रावलपिंडी? ये पाप किया कांग्रेस के मित्रों तो तुमने किया। आज तुम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो। कश्मीर में धारा 370 किसने लगाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान की व्यवस्था कौन ने की थी? कश्मीर को हमेशा के लिए अशांत कौन ने किया था? कांग्रेस ने। आज मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 2019 में जैसे ही पूर्ण बहुमत मिला, कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई। कितनी बातें होती थी कश्मीर में। धारा 370 को छेड़ मत देना, आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। धनंजय जी यहां बैठे पार्लियामेंट में थे उस समय। अमित शाह धारा 370 समाप्त करने का विधेयक लाए, आधा घंटे में धारा 370 समाप्त। अरे खून की नदियां छोड़ दो, एक पत्ता तक नहीं हिला, एक पत्ता तक। और आज कश्मीर भी शांति का टापू बना है। मेरे बहनों और भाइयों, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत का निर्माण हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। कांग्रेस कौन सी बात करते हैं? मेरे बहन और भाइयों, मुझे याद है वो दृश्य जब छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने युद्ध जीत के एक बहन लेके आई गई थी तो उन्होंने सम्मान करते हुए कहा था, काश मेरी मां भी इतनी सुंदर होती। उस बात को अगर आगे बढ़ाने का काम किया है
मां बहन और बेटियों का सम्मान तो कांग्रेस ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के जैसे राज्य में मेरी बहनें बैठी है, हमने सबसे पहले तय किया कि कोई अगर बहन और विशेषकर बेटियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। फांसी की सजा का प्रावधान हमने किया। अब यह बातचीत हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी बहनों वह ऐतिहासिक विधेयक पारित किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और मेरी बहनों, कांग्रेस ने नहीं, इंडिया गठबंधन ने नहीं, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देने का पुण्य कार्य किया है। आज तो हमारी 3 बहनें मंच पे आगे बैठी है, लेकिन महाराज साहब 2029 के बाद ये पीछे वाली बहनें आगे दिखाई देंगी और आगे वाले भाई पीछे चले जाएंगे। 33% आरक्षण देने का काम किया तो बीजेपी की सरकार ने किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हम सत्ता में आए, सेक्स रेशियो गड़बड़ था। 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा होती थी। और ये भेदभाव भगवान नहीं करता था, इंसान करता था। बेटा आए तो स्वागत किया जाए, बधाइयां गाई जाए, और बेटी अगर आई तो मैया का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और जैसे ये पता लगाने के व्यवस्था हुई कि कोख में पलने वाला कौन है, बेटा की बेटी, बेटा आए तो आने दो और बेटी हो तो कोख में ही मार दो, कोख को कत्लखाना बना दिया गया। बचपन से जब मैं देखता था तो आत्मा रोती थी, मन में तकलीफ होती थी कि हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? बेटा बेटी दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मे हैं, फिर इंसान ये भेद क्यों करता है? क्यों ये भेद करता है? मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी। और तब जब मैं मुख्यमंत्री बना, पहली 2 योजनाएं, मन में संकल्प था कि भाषण से बेटी नहीं बचेगी, बेटी को बोझ से वरदान बनाना पड़ेगा। और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी पैदा होगी तो वो लखपति ही पैदा होगी। किसी माँ की कोख से जन्म ले, बेटी लखपति होगी। और जब मैंने अफसरों को बुला के कहा कि बेटी को लखपति बनाना है तो कहने लगे इम्पॉसिबल सर, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री हूं इसलिए होगा। बेटी जैसे ही पैदा होगी उसके खाते में हम इतने पैसे पैदा होते ही जमा कर देंगे कि उसकी पढ़ाई भी होगी और बाद में वो लखपति बनेगी। बड़े होने पे उसको 1 लाख रुपया से ज्यादा मिलेंगे। हमने 30,000 रुपया उसके खाते में जमा करना 2005-06 में शुरू किया और उसको जोड़ दिया पढ़ाई से। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में जाए तो फिर 6000, कॉलेज में जाए तो 12,500, इसलिए कि पढ़ाएं लोग। और कॉलेज से पास आउट हो तो 12,500 और 21 साल की हो जाए तो सीधा 1 लाख रुपया और मिल जाए। मैंने कहा मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। और मेरी बहनों, इस योजना का परिणाम था कि पहले 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 1000 बेटों पे 976 बेटियां मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है। और तब तक हम नहीं बैठेंगे जब तक बेटा और बेटी बराबर ना हो जाए। एक नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हमने तय किया कि 50% रिजर्वेशन बहनों को स्थानीय निकाय के चुनाव में देंगे। महाराष्ट्र में तो काफी प्रगतिशील है, मध्य प्रदेश में तो घूंघट मार के बहनें बैठती थी घर में, निकलने नहीं देते थे बाहर। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। बहन क्या करेगी? रोटी बनाएगी 100 लोगों की, 200 लोगों की। हमने तय कर दिया कि आधी सीटों पर रिजर्वेशन केवल बहनें चुनाव लड़ेगी या बेटियां चुनाव लड़ेंगी। उसका परिणाम यह हुआ कि जो घूंघट में थी वो मेयर बन गई, जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गई, नगर पालिका की अध्यक्ष बन गई, सरपंच बन गई और ऐसा राजकाज संभाला कि पुरुषों को भी मात कर दिया। मैं मध्य प्रदेश में देखता था, किसी पुलिस थाने में अगर महिला रिपोर्ट लिखाने जाए तो महिला पुलिसकर्मी थी ही नहीं,
और किसी पुरुष के सामने अगर अन्याय हो तो बहन अपनी बात कह सकती थी क्या? और इसलिए हमने तय कर दिया कि 35% भर्ती बेटियों की पुलिस में भी होगी। लोगों ने विरोध किया, पुलिस वालों ने कि गड़बड़ हो जाएगी, ये बेटियां अपराधियों का मुकाबला कैसे करेंगी? हमने कहा बेटियों के हाथ में डंडा देंगे तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के बता देगी। और मध्य प्रदेश में वो काम बेटियां कर रही है, बहादुरी के साथ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थल सेना हो और चाहे नव सेना हो, बेटियों को कितना महत्व दिया है। हम देखते थे संपत्ति अगर खरीदी जाती थी तो पुरुष के नाम पे ही खरीदी जाती थी, साहब के नाम पे या बेटे के नाम पे कर दो। हमने तरकीब जुड़ाई और तय कर दिया कि अगर बेटी या बहन के नाम से संपत्ति खरीदोगे तो संपत्ति खरीदने का जो रजिस्ट्री शुल्क होता है, स्टाम्प शुल्क, वो केवल 1% लगेगा। पुरुष के नाम पे खरीदोगे तो 5%। तो कई लोगों ने अपनी पत्नी से कहा, गुड्डू की मम्मी तेरे नाम जमीन खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। तुम उस बहाने बहनों के नाम पे खेत, मकान, दुकान हो गए। हमने तय किया जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तय किया था, यत्र नारस्त पूजनते रमनते तत्र देवता, कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो बेटा बेटी को जन्म देने के पहले उसके खाते में 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 डालेंगे, ताकि मजदूरी करने वाली बहन को भी आराम करने का मौका मिले और वो अपने बेटा बेटी को ढंग से दूध पिला सके। और लाडली बहना जैसी योजना इसलिए कि आधी आबादी को हमें पूरा न्याय देना था। और इस धरती के संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर बहनों का भी तो हक है। इसलिए हर बहन का अपना अकाउंट होगा और उस महीने उस अकाउंट में हर महीने पैसे आएंगे, ताकि 1,500 रुपए के लिए मेरी बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े। नहीं तो मायके भी जाना है तो साहब से पैसा मांगे कि 500 रुपया तो दे दो, तो मूड हुआ तो दे दिए, नहीं तो कहा जब देखो मांगती रहती नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के बैठ जाती थी। अब उनका अपना अकाउंट है जिसमें हर महीने पैसा आते हैं। 1,32,00,000 बहनें आज गर्व से सीना तान के जीती है मध्य प्रदेश की धरती पर। कब कांग्रेस ने किया बताएं? ये सामाजिक परिवर्तन का काम कब कांग्रेस ने किया? किसानों के लिए आप देख लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देते हैं। छोटे किसानों के लिए बड़ी निधि है। और यहां भी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय शिंदे जी 6,000 अलग से देते हैं। मध्य प्रदेश में भी हम 6,000 अलग से देते थे। एक नहीं, अगर योजना में गिनाऊं तो सैकड़ों योजनाएं गरीब के कल्याण की, किसानों के कल्याण की। अब यह आपने सीखो कमाओ योजना की बात की धनंजय जी, हम बेरोजगारी भत्ते के विरोधी हैं। बेरोजगारी भत्ता नहीं, मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि हम काम सीखेंगे। नौजवान फैक्ट्री में सीखे, दुकान पे सीखे, कहीं कंपनियों में सीखे, तो काम सीखने के बदले उनको 8,000 से लेके 10,000 रुपया महीना देंगे, ताकि काम सीख के फिर वो परमानेंट रोजगार उनको मिल जाए या अपना काम प्रारंभ कर ले। यह भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आज सीना गर्व से फूल जाता है। एक जमाना था जब हम दुनिया के किसी देश में जाते थे तो भारत का कहीं मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। मैं तो 2014 के पहले भी मुख्यमंत्री था, जब यूपीए की सरकार थी। और जब हम जाते थे निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और किसी से कहते थे इंडिया भारत आओ मध्य प्रदेश में निवेश करो, तो एक ही बात उठती थी, अरे घोटालों का देश है, कितने घोटाले तुम्हारे देश में हुए, वहां के क्या करेंगे? 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला और जीजाजी घोटाला। कितने घोटाले, घोटालों का देश कांग्रेस ने बना दिया। देश को तबाह और बर्बाद करने का पाप कांग्रेस ने किया। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं, सतारा वासियों, स्वाभिमान के साथ कहता हूं कि आज दुनिया के किसी देश में चले जाओ, भारत और मोदी नाम ले दो, तो लोगों का सम्मान के साथ शीश झुक जाता है और भारत माता की जय की आवाज आती है, या मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं। और अगर मोदी के नारे, मोदी मोदी के नारे दुनिया के किसी देश में लगते हैं तो वो केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो सम्मान हिंदुस्तान के 140 करोड़
भारतवासियों का सम्मान है, ये भारत माता का सम्मान है। आज देखिए क्या स्थिति है हमारी। एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश में डराते थे। पाकिस्तान जब देखो आंखें बता रहता था, चीन अकड़ता रहता था। मोदी जी ने कह दिया देखो भाई, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और ये सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवादियों के खात्मे तक का काम किया तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ, मोदी जी के तीसरे टर्म में आतंकवाद और नक्सलवाद का अता पता नहीं चलेगा, अता पता नहीं चलेगा। दृढ़ संकल्प शक्ति के धनी नरेंद्र मोदी। आप देखिए जब यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ, भारत के हजारों बच्चे फंस गए, माता पिता रो रहे थे, चिंतित थे, बच्चे जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमारे बच्चे कैसे वापस आएंगे। कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और कहा कि भारत के बच्चे निकलेंगे हाथ में तिरंगा झंडा लेके, उस समय युद्ध बंद कर देना ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित निकल आए। और भारत के बच्चे हाथ में तिरंगा लेके निकले, भारत माता की जय कह के। रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया और अमेरिका ने भी युद्ध बंद कर दिया, और भारत के बच्चे भारत माता की जय कह के सुरक्षित बाहर आ गए। यह है आज का भारत। अगर चीन अकड़ा और भारत की सरजमी पे कदम रखने की कोशिश की तो चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में हमारे सैनिकों ने फेंक दिया। यह है आज का भारत। यह आज का भारत कि एक तरफ रूस हो, दूसरी तरफ अमेरिका हो, दोनों बराबर की दोस्ती चाहते हैं। बिना मोदी के दुनिया चल नहीं सकती। और आज मैं कह रहा हूं, इस डायस से कह रहा हूं, सतारा की इस पवित्र धरती से यह उद्घोषित कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा। यह होगा, कोई रोक नहीं सकता। और यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था, याद करो 100 साल पहले, 100 साल से ज्यादा हो गए, तब उन्होंने कहा था सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के सिंहासन पर आसीन हो रही है। हमारा भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन अपना देश कराएगा। बहनों और भाइयों, इसलिए नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं कि हम कुछ लोग सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठ जाएं। नरेंद्र मोदी इसलिए कि भारत के माध्यम से विश्व मानवता का कल्याण हो जाए। ये बड़ा लक्ष्य है। और मैं तो कहता हूं ईश्वर की इच्छा है, ये परमात्मा की इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और सज्जनों के उद्धार के लिए मैं बार बार आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा। नरेंद्र मोदी देवदूत है, युग दृष्टा है, युग पुरुष है, और इसलिए शायद नरेंद्र मोदी को ईश्वर ने यह अवसर दिया है कि वो भारत को उस स्थान पर ले जाए। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये चुनाव आने वाला छोटे मोटे लक्ष्य के लिए नहीं है, गरीब कल्याण भी होगा। माता बहनों, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। और मैं सच कहूं, मैं जब बहनों को देखता हूं तो दुर्गा सप्तशती में कहा है, जगत की सारी स्त्रियां देवी की मूर्तियां हैं। मैं हर बहन में देवी देखता हूं, देवी देखता हूं। इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर बेटियों के पैर धोके उनकी पूजा करता हूं, मैं बहनों के पैर धोता हूं। और मध्य प्रदेश में किसी भी एज ग्रुप की बहन
बेधड़क आके अपने भाई के सीने से लग जाती है, क्योंकि भाई और बहन का पवित्र रिश्ता है। ये रिश्ता केवल भारतीय जनता पार्टी समझ सकती है बहनों, भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए हर वर्ग के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, अकेले बीजेपी 370 सीट, क्योंकि धारा 370 हटी है और राम मंदिर बना है और दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला विराजे, इसलिए एनडीए 400 पार होना चाहिए, 400 पार। और इसलिए सतारा वासियों, एक दिव्य और भव्य भारत के निर्माण के लिए, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए मैं आज अपील करने आया हूं, कोई चूक ना हो जाए। कार्यकर्ताओं की भावनाओं से मैं परिचित कराने का काम करूंगा, लेकिन आपसे भी कोई चूक ना हो जाए। सतारा से धूमधाम से मोदी जी को प्रधानमंत्री वाला सांसद जीतना चाहिए। बोलो जीतेगा कि नहीं? इतने लोग बैठे हैं, जहां तक देखो नजर जा रही है, जन समुद्र है, इतने धीरे कहने से काम नहीं चलेगा। अरे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं? तो हमारे सांसद को जिताएंगे कि नहीं? तो आइए आज महाराज के जन्मदिन पर हम सब पवित्र संकल्प लें कि सतारा की इस पवित्र धरती से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले सांसद ही जीतेंगे। बताओ, ये संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो आओ हम महाराज के जन्मदिन पर केक काटें और खुशियां मनाएं। उसके पहले एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर संकल्प लें कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले भाजपा के सांसद को ही विजयी बनाएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, सतारा की जनता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।